नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इजराइल पर गाजा पट्टी से हुए हमलों ने दुनिया को एक और मोर्चे पर युद्ध में धकेल दिया। इस भयानक युद्ध में अभी तक कुल मिलाकर 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें करीब 800 लोग इजराइल की सीमा में हैं और करीब 500 लोग गाजा पट्टी में मारे गए। इसकी आधिकारिक सूचना अभी तक है। यह पूरा वाकया शुरू हुआ शनिवार सुबह, जब गाजा पट्टी से हमास के लड़ाकों ने एक साथ कई तरीके से हमले शुरू किए। उन्होंने एक साथ करीब 5000 रॉकेट इजराइल पर दागे और इसी आड़ में करीब 1000 हमास के लड़ाके जमीनी, हवाई और समुद्री रास्तों से गाजा पट्टी से लगे इजरायली इलाकों में घुस गए। वहां उन्होंने कई नागरिक ठिकानों पर लोगों को निशाना बनाया। एक म्यूजिक फेस्टिवल में घुस गए, जहां 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उनको मौत के घाट उतारा गया है। कई इजरायली लोगों को उनके घरों तक से बंधक बनाकर गाजा पट्टी में अपने ठिकानों में वो ले गए। जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों को हमास के लड़ाके बंधक बनाकर अपने साथ ले गए हैं। इस हमले को 60 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं। इस बीच हमले में इजराइल के अंदर करीब 800, जैसे कि हमने आपको बताया था, और बाकी गाजा पट्टी में लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। अमेरिका ने अब तक अपने 9 नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। नेपाल के 10 छात्रों का भी इस हमले में मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। कई अन्य देश भी अपने नागरिकों की जानकारी पाने की कोशिश कर रहे हैं। ताज़ा जानकारी ये भी मिल रही है कि एक भारत की नर्स भी जख्मी हुई है इन हादसों में। करीब 2000 से ज़्यादा लोग हमास के हमले में घायल भी हुए हैं। हमास के हमलों के बाद 48 घंटे तक इजराइल के दक्षिणी इलाकों से हमास के लड़ाकों को खदेड़ने और मारने की कार्रवाई जारी है। हमास के हमले के तुरंत बाद इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई की है, उसके तहत गाजा पट्टी में हमास के 20 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की गई। इस बमबारी में मरने वालों की तादाद, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, 500 पहुंच चुकी है। इजराइल ने कहा है कि वो अब एक युद्ध लड़ रहा है, वी आर एट वॉर, और इसमें अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी हमास की होगी, हमारी नहीं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने गाजा पट्टी की पूरी घेराबंदी कर दी है। वहां से आने वाले पर और जाने वाले पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। वहां से कोई आ जा नहीं सकता। इजराइल ने वहां की बिजली काट दी है, खाने की सप्लाई और पानी की सप्लाई लाइन भी काट दी। इजराइल की सेना, इजरायली डिफेंस फोर्स के बयान में यह कहा गया है कि हमास का यह हमला अमेरिका पर हुए 9/11 हमलों की तरह ही है, जबकि भारत में इजराइल के राजदूत ने इसकी तुलना 26/11 के मुंबई हमलों से की। इस बीच अमेरिका ने भी अपने जहाजी बेड़ों को इजराइल की मदद के लिए भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है। अमेरिका के लड़ाकू विमान भी जरूरत पड़ने पर इजराइल की मदद के लिए तैयार है। उधर इजराइल के गाजा पट्टी से लगे हुए इलाकों में अब भी हमास के हवाई हमले जारी हैं। इस पूरे इलाके को पहले नक्शे पर देखते हैं। अब ये नक्शा आपके स्क्रीन पर है। नीले रंग से ये है इजराइल आपके स्क्रीन पर, और हरे रंग में आप देख सकते हैं ये जो थोड़ा सा उभरा हुआ जो इलाका आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये फिलिस्तीन इलाके। फिलिस्तीन यहां 2 इलाकों में बटा हुआ है। गाजा पट्टी, जिसे आप लाल रंग में देख रहे हैं, और दूसरी जगह है, उसे कहते हैं वेस्ट बैंक। इन दोनों जगहों पर ये जो आप हल्के लाल रंग में आप देख रहे हैं, ये फिलिस्तीन का इलाका है। बाकी सब अब इजराइल के कब्जे में है, वो इजराइल ने घेरा हुआ है। वेस्ट बैंक इजराइल के उत्तर पूर्व में है। वेस्ट बैंक की सीमा एक और जॉर्डन से लगती है और बाकी 3 तरफ से वो इजराइल से घिरा हुआ है। गाजा पट्टी में चरमपंथी संगठन हमास का कब्जा है, जबकि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी अथॉरिटी का शासन है। इस मैप में गाजा के करीब 10 किलोमीटर दूर आप एस्केलॉन शहर देख रहे हैं। जो एस्केलॉन, यहां पर एनडीटीवी की टीम पहुंच गई है और सुबह से रिपोर्टिंग कर रही है। इजराइल में इस युद्ध को कवर करने के लिए हमारे 2 सहयोगी उमाशंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा इसी एस्केलॉन शहर में हैं और वहां से अपनी रिपोर्ट्स भेज रहे हैं।
ये रॉकेट अभी चला गाजा पट्टी की तरफ से। ये देखिए हम यहाँ अभी सेफ जगह पे आ गए। And immediately the siren went off and we had to run inside into this. Flights are cancelled. Obviously people are scared of going to war-like areas. लोगों को अभी भी पता नहीं है कि सभी टूरिस्ट जो है वो भगाए गए हैं या नहीं। जो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता है वहाँ पे लगातार जो चौकसी है वो बढ़ती जा रही है। जवाबी कार्रवाई तो शुरू कर दी गई है। बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं वो लगातार जा रही हैं। ये रॉकेट अभी चला गाजा पट्टी की तरफ से और हमें ये शेल्टर लेने के लिए यहाँ बंकर में आना पड़ा है। ये जो आवाज़ धम-धम की आवाज़ आ रही है वो ये देखिए हम यहाँ अभी सेफ जगह पे आ गए। यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं। तो ये पहला लाइव वास्ता जो रॉकेट अटैक हो रहा है गाजा पट्टी की तरफ से, उसका पहला लाइव हमारा सामना हुआ है। We reached the hotel and immediately the siren went off and we had to run inside into this. और हमारा सामान अभी भी बाहर ही पड़ा हुआ है। सामान the luggage is still outside. गाजा पट्टी से हमारे जो सहयोगी हैं हमले का अंदेशा होते ही अपने नागरिकों को, जैसे कि आप देख रहे हैं इस रिपोर्ट में भी कि किस तरीके से ये भागे, उमाशंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा, ये लगातार हो रहा है वहाँ पर। तो अपने नागरिकों को भी अलर्ट करने के लिए इजरायली प्रशासन जो है वो सायरन बजाता है। ये सायरन यहाँ रह रहकर बजता रहता है। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह और कादम्बिनी ने इसका जायजा लिया। अभी यरूशलेम और पूरे इजराइल में सायरन की आवाज़ जो है वो सुनाई पड़ी और उसके साथ ही धमाकों की आवाज़ जो लगातार आ रही है वो तो आ ही रही है। देखिए जहां अभी मैं हूं इस तरफ जो है वो गाजा है और जो कल रात को भी रॉकेट आया था वो इस तरफ से आया था और ये इजराइल की तरफ आता है और जैसे ही ख़तरे का अंदेशा होता है उसके बाद जो है वो सायरन जो है बजना शुरू हो जाता है। कल भी हमें बताया गया जब हम रात को आ रहे थे कि सायरन की जब भी आवाज़ आए तो सुरक्षित जगह पर जाकर आप अपना जो पनाह है वो लें। गाड़ी में आते समय भी ये कहा गया कि जब भी ऐसी आवाज़ हो और गाड़ी में हो तो गाड़ी से उतरकर ज़मीन पर लेट जाएं, क्योंकि इसी तरीके से आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो यहाँ पे हर 5वें-10वें मिनट पर धमाके की जो आवाज़ है वो आती है। अभी एयर सायरन की आवाज़ जो है वो आई। जाहिर सी बात है कि हवाई हमले का अंदेशा जो है वो फिर से एक बार यहाँ पर है। हालांकि जो इजराइल है उसने कंट्रोल करने का दावा किया है और ये कहा है कि सब पूरे इलाके में जहाँ पे आतंकवादी घुसे थे उन सभी इलाकों पर दोबारा से जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसका कब्जा हो गया है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया है कि कुछ इलाके में मिलिटेंट अभी भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कंट्रोल की बात है पूरी तरीके से जो इजराइल के हर क्षेत्र में ये जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसका जो कब्जा है, उसका जो डोमिनेंस है वो हो गया है। तकरीबन 3 लाख जो रिजर्विस्ट हैं उनको जो मोबिलाइज करने की जो बात की गई है वो, यानी कि वैसे जो सेना के जो लोग जो कि पहले रिटायर हो चुके लेकिन अभी भी अपनी सेवा दे सकते हैं। तो ये एक तैयारी दिखाता है किस तरीके से जो इजराइल है वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि बार बार जिस तरीके से कहा गया है कि जो हमला हुआ शनिवार को और जो लगातार चल रहा है उसका माकूल जवाब इजराइल की तरफ से दिया जाएगा। तो इस एयर सायरन और इस तरह के धमाकों के बीच हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, आते रहेंगे। अश्केलॉन से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। इजराइल पर शनिवार को जो हमले हुए उसे मोसाद को जो एक भ्रम है कि मोसाद जो है सबसे खुफिया ज़बरदस्त एजेंसी, आपने वो भी देखा होगा कि एक वेब सीरीज़ आई थी फौदा, उसमें बताया जा रहा है कि इजराइल की ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है कि परिंदा भी पर ना मार पाए और ऐसी खुफिया जानकारी वो घुस के निकाल सकते हैं जो कि इस दुनिया में कहीं नहीं है। हो सकता है बहुत एडवांस हो, लेकिन वो यहाँ चूक गई। इजराइल की मोसाद ने ऐसे न जाने कितने कारनामे किए हैं जिससे उसने ये तमगा हासिल किया है कि वो सबसे एडवांस्ड है।
लेकिन गाजा पट्टी से हमास के ताजा हमलों की जानकारी उसे क्यों नहीं मिल पाई, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इजराइल वो देश है जिसने 1967 के 6 दिन के युद्ध 8 देशों को हराया था और अपने एक सैनिक के बदले दुश्मन के 23 सैनिक मार गिराए। अपने से कहीं ज्यादा बड़े देशों मिस्र और जॉर्डन के बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा किया था। यह सब उपलब्धि अपनी इजराइल गिनाता था। सवाल यह उठ रहा है कि उस पर ऐसा हमला कैसे हो गया, वहां उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि उसको पता ही नहीं चला। What went wrong? इजराइल में इतनी बड़ी इंटेलिजेंस चूक कैसे हो गई? आइए देखते हैं रिपोर्ट। इस हमले को अब 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। अभी तक रह रहकर फिलिस्तीनी इस्लामाबादी समूह हमास इजराइल पर रॉकेटों, वाहनों, नावों और यहां तक कि पैराग्लाइडरों के जरिए हमले कर रहा है। सवाल कई उठ रहे हैं जिनके जवाब फिलहाल सब ढूंढ रहे हैं। वहीं इजराइल के एक बड़े नेता ने एनडीटीवी के सामने ये बात मानी कि दुनिया भर में बेहतरीन रक्षा तकनीक के लिए मशहूर देश मात खा गया। I mean, of course, we have a huge intelligence failure on our hands, and we will deal with it after we will deal with the more urgent thing we need to deal with, which is making sure we are taking their capabilities from them. We have a good history of being able to learn from mistakes instead of just agonizing over them, and this is what we're going to do. शनिवार को हमास का हमला 1973 के बाद से इजराइल पर सबसे बुरा हमला था। हमास ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया है, जिनमें से कुछ को गाजा पट्टी पर ले जाने से पहले परेड कराई गई। मीडिया सहित इजरायली वेबसाइटों और सर्वरों पर साइबर हमलों की भी खबरें अब आ रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के थॉमस फ्रीडमैन ने लिखा कि इस हमले के लिए हमास ने कई महीनों से तैयारी की। हमास ने गाजा सीमा पर युद्धाभ्यास किया, जिसे इजराइल की सेना सही तरीके से समझ नहीं पाई। सूत्रों का ये भी कहना है कि हमास ने अपनी योजनाओं को 2 वर्षों तक गुप्त रखा। हर तनाव के बाद हमास ने ये दिखावा किया कि वह पूर्ण युद्ध नहीं चाहता। विशेषज्ञों का मानना है कि हमास ने सीमा के पास कैमरे और सेंसरों को भी खराब कर दिया था ताकि सच्चाई छुपी रहे। इन सब तथ्यों के बावजूद गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए इजराइल की नजरें कभी भी बहुत दूर तक नहीं होती। आसमानी से निगरानी ड्रोन करते हुए लगातार गूंजते रहते हैं। अत्यधिक सुरक्षित सीमा सुरक्षा कैमरों और सुरक्षा कर्मियों से भरी हुई है और खुफिया एजेंसियां गाजा से ढेर सारी सूचनाएं निकालने के लिए कई स्रोतों और साइबर क्षमताओं पर काम करती रहती है। I think it made it easier for them. Because Israel during the last year, मुझे लगता है कि पिछले महीने या साल से ही वो लोग उस इलाके में अपने सैनिकों के साथ थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ एक फेंस बना ली थी। शायद उनको ये लगा कि हमास उस फेंस को पार नहीं कर पाएगा। साफ है कि इजराइल में संकट अभी भी सामने है और कोई नहीं जानता कि सामान्य स्थिति कब बहाल होगी। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले कि क्या गलत हुआ, ये इजराइल की अजय छवि है जिसे गंभीर झटका लगा है। नई दिल्ली से मोहम्मद गजाली के साथ मैं नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मचेलानी मानते हैं कि इजराइल पर इस हमले का हमास को कोई खास फायदा होने वाला नहीं। गाजा में हजारों लोग मारे जाएंगे और इससे दूसरे देशों में आतंकी संगठनों को बढ़ावा मिलेगा। जो कुछ हो रहा है, इसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो कई देशों को इन्वॉल्व कर सकता है, जैसे ईरान को, कतर को, क्योंकि ये दोनों देश हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। मगर दूसरी बात ये भी है कि हमास एक टेररिस्ट मिलिशिया है और जिस तरह से उसने अटैक्स किए हैं इजराइल के खिलाफ, उससे
दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स को भी इनकरेजमेंट मिल सकता है, स्पेशली जो ग्रुप्स पाकिस्तान में बेस्ड हैं। लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे ग्रुप्स पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स हैं, तो इनको इनकरेजमेंट मिल सकता है कि भारत के खिलाफ कोई भयंकर अटैक करे। इसकी जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग में इनकरेजमेंट मिल सकता है। जो कुछ हमास ने किया है इजराइल के खिलाफ, ये एक अनपैरेलल्ड ऑपरेशन है। इससे पहले इस तरह का कोई टेररिस्ट ऑपरेशन कोई भी ग्रुप ने नहीं किया है। तो ये बहुत ही यूनिक ऑपरेशन है। जिस तरह से एक काफ़ी पावरफुल स्टेट को जिस तरह से सरप्राइज इन्फ्लिक्ट किया है हमास ने, और कई ओपनिंग से अटैक किया है इजराइल को, तो ये जो ऑपरेशन है हमास का, इससे हमास का तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कई हज़ारों लोग गाज़ा में मरेंगे, और कई तो मर चुके हैं, कई हंड्रेड्स मर चुके हैं गाज़ा में। मगर जो दिखाया है हमास ने कि एक टेररिस्ट मिलिशिया एक काफ़ी पावरफुल स्टेट के खिलाफ लड़ सकता है, ये है मैसेज इस ऑपरेशन का। जिस तरह से तालिबान, जो एक टेररिस्ट मिलिशिया है अफगानिस्तान में, उसने भी करीब 20 साल तक अमेरिका के साथ युद्ध किया था, और युद्ध आखिर में जीता कौन? तालिबान जीता, अमेरिका हारा। तो जिस तरह से तालिबान सत्ता में आया 2 साल पहले, उससे हमास को इनकरेजमेंट मिला। अब जो हमास कर रहा है, इससे लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद और कई सारे ग्रुप्स को इनकरेजमेंट मिल सकता है। इजराइल और गाजा के इस युद्ध से पूरा दक्षिण एशिया एक ऐसी लड़ाई में खिंच सकता है जो दुनिया के कई देशों के सामने नए कूटनीतिक संकट पैदा करने जा रही है। कई देशों का रुख साफ है कि वो किस तरफ है, लेकिन भारत जैसे देशों के लिए ये एक कूटनीतिक संकट बन सकता है, क्योंकि भारत के इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से ही अच्छे रिश्ते रहे हैं। और ये एक आर्थिक संकट भी बनने जा रहा है, क्योंकि भारत 50% से ज्यादा कच्चे तेल का आयात खाड़ी देशों से करता है, जहां के देश इस संकट में देर सवेर खींच ही सकते हैं। शनिवार सुबह से हमास के हमलों के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गोले और रॉकेट की बरसात जारी है। दोनों तरफ के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। हमास के इस हमले की सारी दुनिया के सहित भारत ने तीखी आलोचना की है, लेकिन असली सवाल ये है कि अगर ये लड़ाई लंबी चली, जिसके काफी आसार हैं, तो भारत क्या करेगा। फिलिस्तीन के साथ भारत का ऐतिहासिक रिश्ता है। इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बाद में स्थापित हुए, लेकिन बेहद मजबूत हैं। मध्य पूर्व के देशों के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं, जबकि इजराइल संकट मध्य पूर्व में आने वाले दिनों में लेबनान, ईरान सहित कुछ और देशों को चपेट में ले सकता है। ऐसे में भारत के सामने एक संतुलित नीति बनाए रखने की चुनौती होगी। इस चुनौती को अमेरिका और चीन के संदर्भ में भी देखना होगा। मध्य पूर्व में इन दिनों भारत का बढ़ता प्रभाव दुनिया महसूस कर रही है। भारत के संबंध मिडिल ईस्ट में सभी के साथ बहुत अच्छे रहे। भारत फिलिस्तीनियों के साथ भी रहा, इजराइल के साथ भी रहा है। हमारे सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, बाकी देशों के, इजिप्ट के साथ, सबके साथ अच्छे संबंध हैं। परंतु जिस प्रकार से हमला किया गया है, सिविल इलाकों पर हमला किया गया, और हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो भारत हमेशा आतंक के विरोधी रहा है। भारत ने कभी भी आतंक का साथ नहीं दिया। ये एक बार नहीं, अनेकों बार भारत ने इस बात की अपना हर जो प्लेटफॉर्म पर भारत ने इस बात को रखा है कि हम आतंक के खिलाफ हैं। तो यहाँ पर इसीलिए भारत ने कड़ा विरोध किया, और भारत ने अब बयान दिया कि इस कठिन घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं, और जिसका कि इजराइल ने भी धन्यवाद किया है कि ये वाकई में अच्छी बात है कि आप हमारे साथ हैं। अमेरिका का भी ये स्टैंड है
और देखा जाए तो ब्रिटेन भी आज इजराइल के साथ है। लेकिन भारत की चुनौती सिर्फ कूटनीतिक संतुलन बनाने की नहीं, अपने आर्थिक हितों को बचाए रखने की भी है। जंग शुरू होते ही कच्चा तेल $3 प्रति बैरल महंगा हो चुका है। पिछले कुछ महीनों से नरम चल रहा सराफा बाजार बेशक उछला है, जबकि डॉलर भी 83 पार कर चुका है। इस युद्ध का असर सप्लाई चेन पर भी पड़ने का अंदेशा है। ऐसे में भारत के सामने कुछ आर्थिक चुनौती भी रहेगी। सच ये है कि भारत से ये भी उम्मीद रहेगी कि वो आपस में लड़ रहे अपने दो दोस्तों को बातचीत की मेज तक कैसे लाए। ऐसे मामले में जो आपस में दुश्मन हैं, वो भारत के दोस्त हैं, इसलिए उम्मीद और जिम्मेदारी दोनों बड़ी है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पेट्रोलियम से जुड़े कारोबार के जानकार और एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा मानते हैं कि अगर युद्ध बढ़ा तो इसका तेल की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जो भारत समेत कई देशों को झेलना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये चिंता की उतनी बड़ी बात नहीं है इनके हिसाब से। देखिए, जो वो पूरा इलाका है जिसको हम लोग पश्चिम एशिया बोलते हैं या दुनिया उसको मिडिल ईस्ट या मध्य पूर्व बोलती है, वहां पे सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन होता है और पूरी दुनिया को वहां से तेल जाता है। हम भी भारी मात्रा में वहां से तेल मंगाते हैं, सऊदी अरब से मंगाते हैं, कुवैत से मंगाते हैं, आबू धाबी से मंगाते हैं, इराक से मंगाते हैं। इराक तो बहुत बड़ा सप्लायर है हमारा, और पहले तो ईरान से भी मंगाते थे, थोड़ा बहुत अभी भी ओमान से भी मंगाते हैं। और उसके अलावा क्या उसी क्षेत्र से हमारा तमाम जो है वो निर्यात आयात होता है, क्योंकि सुएज कैनाल जो है वहीं पे स्थित है, जैसा आप जानते हैं। तो जब भी वहां पे इस तरीके की उथल पुथल होती है जो हमने देखी है, इतनी भारी उथल पुथल तो 50 साल बाद देखी गई है। इससे पहले तो सन 73 में हमने इस तरह का देखा था। तो ये जो उथल पुथल वहां हो रही है और जबरदस्त तरीके से हो रही है, और इजराइल ने कहा है कि भाई उसका वो पूरा बदला लेगा। उन्होंने पूरा जो गाजा पट्टी है उसको सील कर दिया है पूरी तरीके से। और अगर आप नक्शा उठा करके देखते हैं, उसके आसपास वो सारा समुद्र है जहां से तमाम आयात निर्यात पूरी दुनिया के होते हैं, हमारे भी होते हैं। हमारा भी तमाम सारी गैस वहां से उस रास्ते से आती है। हमारे तेल के निर्यात जो हम पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट करते हैं वो भी वहीं से जाता है। इसके अलावा अमेरिका से और वगैरह से जो हम कच्चा तेल मंगाते हैं वो भी उसी रास्ते से होकर के आता है। तो हमको इस बात की चिंता है कि जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो सकता है। लेकिन अभी जो आज की स्थिति है उसको अगर आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो शायद स्थिति बेकाबू नहीं होगी, यानी एस्केलेशन नहीं होगा। इजराइल और फिलिस्तीन का संकट हम हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए यह विवाद शुरू कैसे हुआ। हिस्ट्री जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास में ही छुपा है आज जो हो रहा है उसका सच। तो आइए इतिहास का एक अध्याय शुरू करते हैं। यह संकट दरअसल शुरू कैसे हुआ, इसकी जड़ें कहां तक जाती हैं, इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। करीब 3000 साल पुरानी बात, ईसा से 930 साल पहले। तब हमारे देश में मध्य वैदिक काल चल रहा था, यानी कि इंडिया की बात कर रहा हूं, यानी कि भगवान महावीर और बुद्ध से भी करीब 400 साल पुरानी घटना है ये। ओल्ड टेस्टमेंट या हिब्रू बाइबल के जेनेसिस में यह कहानी लिखी हुई। ओल्ड टेस्टमेंट को ऋग्वेद के बाद दुनिया का सबसे पुराना टेक्स्ट माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है। कहानी का प्लॉट ईला या एला घाटी के पास रचा गया है। यह इलाका आज के तेल अवीव के करीब है। कहानी कुछ यूं है कि एला घाटी के पास फिलिस्तीनी कबीले के लड़ाके जमा होते हैं और वो इजराइल के लड़ाकों को युद्ध के लिए चुनौती देते हैं। फिलिस्तीनी लड़ाकों में से एक का नाम था गोलायत। कुछ याद आ रहा है? अक्सर कॉर्पोरेट लिंगों में यह बात सुनने को मिलती है। तो गोलायत, जिसे एक काफी लंबा और तगड़ा आदमी बताया गया है, उसने इजराइल के लड़ाकों को चुनौती दी कि अगर उसके साथ युद्ध में इजराइल का कोई लड़ाका जीत जाता है तो फिलिस्तीन अपनी हार मान लेगा और इजराइल का गुलाम बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इजराइल को फिलिस्तीन की गुलामी माननी पड़ेगी। गोलायत की इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए 40 दिन तक इजराइल की तरफ से कोई आगे ही नहीं आया। फिर एक दिन डेविड नाम का एक चरवाहा, अब याद आया आपको कुछ? डेविड और गोलायत।
डेविड नाम का एक चरवाहा अपने भाई को युद्ध के मैदान में देखने आया तो गोलायत की इस चुनौती के आगे वो युद्ध के लिए तुरंत ही तैयार हो गया, लेकिन राजा की इजाजत के बिना वो युद्ध नहीं लड़ सकता था। उस समय इजराइल का राजा था साउल और डेविड ने राजा से युद्ध की अनुमति मांगी। पहले तो राजा ने यह सोचा कि अनुमति नहीं देते, ये छोटा सा लड़ाका ये क्या लड़ेगा, युद्ध का कोई अनुभव नहीं है, गोलायत इतना लंबा चौड़ा, ये कैसे निपटेगा उससे। लेकिन फिर डेविड ने किसी तरह राजा को मना लिया। इसके बाद डेविड युद्ध के लिए एला घाटी पहुंचा। डेविड ने गोलायत को जब युद्ध के लिए ललकारा तो गोलायत ने उसका मजाक उड़ाया कि ये भला क्या लड़ पाएगा, हंसी ठठोला हुआ। लेकिन लड़ाई शुरू हुई ही थी कि खत्म हो गई। डेविड पत्थरबाजी में बेजोड़ था। उसने गुलेल जैसी एक चीज निकाली और गोलायत पर निशाना लगाया और पत्थर सीधे उसके सिर पर लगा। गोलायत सीधे जमीन पर आकर के गिर गया। फिलिस्तीन के लड़ाकों में हाहाकार मच गया कि भाई हमारा इतना विशालकाय भीमाकार गोलायत मारा गया एक अदने से, डेविड से। यहीं से वो कहानी आती है, आज तक आप देखेंगे लोग कहते हैं डेविड वर्सेस गोलायत स्टोरी। गोलायत मारा गया और फिलिस्तीन के लड़ाके भाग खड़े। बाद में डेविड इजराइल के राजा भी बने और इजराइल के इतिहास में उन्हें महानतम राजा भी माना जाता है। अब इस कहानी को बताने का मकसद ये है कि आज से 3000 साल पहले भी इजराइल था, फिलिस्तीन भी था और दोनों के बीच की दुश्मनी भी थी जो आज भी जारी है। और ये तनाव बीती एक सदी में नए सिरे से दोबारा शुरू हुई। आप जानते ही हैं, अधिकतर युद्ध दो गुटों के एक ही जमीन पर कब्जे की लड़ाई के लिए हुए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद ऐसा ही एक विवाद है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जिस इलाके को हम इजराइल और फिलिस्तीनी इलाका मानते हैं वो करीब 400 साल से ऑटोमन एम्पायर यानी कि ऑटोमन साम्राज्य के तहत था। इस दौरान ये इलाका कई संस्कृतियों से मिलजुल कर बना था, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम और ईसाई थे और एक छोटी सी तादाद यहूदियों की भी थी और आमतौर पर वो शांति से रहने वाले लोग। लेकिन इसी दौरान एक बदलाव ये आ रहा था कि इस इलाके में रह रहे लोग खुद को अरब से ज्यादा एक अलग राष्ट्रीय पहचान के तौर पर फिलिस्तीनी मानने लगे। उसी दौरान यूरोप के यहूदी लोग एक आंदोलन जिसको ज़ायनिज़्म का हिस्सा कहा जाता है उसका एक हिस्सा बन गए, जिनका यह कहना था कि यहूदी एक धर्म नहीं बल्कि एक राष्ट्रीयता है जिसका अपना एक देश होना चाहिए। हम इधर उधर क्यों जाएं, हम यूरोप में क्यों बसें, हम अपना देश बनाएंगे, उसमें रहें। सदियों से प्रताड़ना झेल रहे यहूदियों का यह मानना था कि इस प्रताड़ना से बचने का एक ही तरीका है कि अपना एक अलग देश हो और इसकी स्थापना के लिए वो दक्षिण एशिया में अपने ऐतिहासिक होमलैंड को ही सबसे बड़ी उम्मीद मानते थे। 20वीं सदी की शुरुआती दशकों में हजारों यहूदी इस इलाके में आने लगे। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई और ब्रिटिश और फ्रांसीसी साम्राज्यों ने दक्षिण एशिया के नक्शे को नए सिरे से तय किया। आप याद कीजिए, ये वो कॉलोनाइजिंग वाला समय था। ब्रिटेन ने इस इलाके पर कब्जा जमाया जिसे उसने ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन कहा। लेकिन इस इलाके में यहूदियों का आना जारी रहा, जिससे यहां के अरबों के साथ उनका तनाव बढ़ता चला गया। दोनों ही ओर से कई हिंसक घटनाएं हुई। इसके बाद ब्रिटेन ने यहीं यहूदियों को आने पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी, जिसके जवाब में यहूदी लड़ाकों ने न सिर्फ अरबों के साथ संघर्ष किया बल्कि ब्रिटेन के शासन का भी विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान होलोकॉस्ट का दौर आया, जब यूरोप में यहूदियों की बड़े पैमाने पर सामूहिक हत्याएं हुई हैं, जिसका इतिहास में आप जानते हैं वो दर्ज भी है। इसके बाद हजारों यहूदी यूरोप को छोड़कर ब्रिटिश फिलिस्तीन आ गए, यानी कि ब्रिटिश पैलेस्टाइन। होलोकॉस्ट के बाद दुनिया भर में यहूदियों के प्रति हमदर्दी और दुनिया में उनके लिए एक अलग देश की स्थापना की मांग तेज हो गई, क्योंकि वो सफर कर रहे थे, वो हर जगह प्रताड़ना झेल रहे थे, होलोकॉस्ट भी हो रहा था, मारे जा रहे थे। अब अरबों और यहूदियों के बीच हिंसा बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। तो सन 47 में
संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने एक योजना के तहत ब्रिटिश फिलिस्तीन को 2 अलग अलग देश में बांटने की मंजूरी दे दी। यहूदियों के लिए इजराइल और अरबों के लिए फिलिस्तीन। यरूशलेम का शहर जहां ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों के पवित्र स्थल थे, उसे एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय जोन बना दिया गया। योजना का मकसद था कि यहूदियों को एक देश देना और फिलिस्तीनियों को आजादी देना और उस नस्लीय हिंसा को खत्म करना जिसे काबू पर पाना, उसको रोक पाना, यह ब्रिटेन के बस में नहीं आ पा रहा था क्योंकि लगातार हिंसा हो रही थी। जो समाधान ढूंढा वो समाधान बाद में एक समस्या कैसे बनी, अभी आपको इस कहानी में बताएं। यहूदियों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम अपना छोटा सा इजराइल लेकर के गुजर बसर कर लेंगे, यही तो वो चाहते थे। तो उन्होंने इस इजराइल की स्थापना की, उसकी घोषणा भी हो गई। 11 मिनट के अंदर ही अमेरिका ने इसे मान्यता दे दी और इसके तुरंत बाद तत्कालीन सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर ने भी इसे मान्यता दे दी कि ठीक है भाई, अलग इजराइल आ गया, हम इसको मान्यता दे दें। लेकिन इस इलाके में बहुसंख्यक अरबों ने संयुक्त राष्ट्र की योजना यूरोपीय उपनिवेशवाद का एक योजना के तौर पर उन्होंने इसको देखा और उनको यह लगा कि ये तो हमारी जमीन छीन ली गई है, ये तो उपनिवेशवाद है जिसमें हमारी जमीन चली गई है। कई अरब देश जिन्होंने हाल में ही अपनी आजादी हासिल की थी, उस समय की बात कर रहे हैं हम, सन 47 के आसपास, उन्होंने इजराइल पर युद्ध की घोषणा कर दी कि ये कैसे आपने अलग देश बना दिया, हमारी जमीन काट के आपने किसी और को दे दी। उनकी कोशिश थी कि पूरे ब्रिटिश फिलिस्तीन को एक संयुक्त अरब फिलिस्तीन के तौर पर स्थापित किया गया। लेकिन इस युद्ध में इजराइल ने जीत हासिल कर ली। सिर्फ जीत ही हासिल नहीं की, बल्कि इजराइल ने अपनी सीमाओं के परे अपना विस्तार उन इलाकों में करना शुरू कर दिया जिन्हें फिलिस्तीन राष्ट्र के तौर पर दिया गया था। यानी कि जो शुरुआत में यूनाइटेड नेशंस ने जितना इजराइल दिया था, एक जंग हुई और जंग के बाद थोड़ा सा इजराइल ने अपने आप को विस्तार कर दिया। इस दौरान बहुत से फिलिस्तीनियों को यहूदियों ने वहां से निकाल दिया। इससे एक बड़ा शरणार्थी संकट शुरू। युद्ध के अंत में इजराइल के हाथ में पूरा इलाका आ गया, सिर्फ गाजा को छोड़कर जो मिस्र के कब्जे में था और जॉर्डन नदी के पश्चिम में वेस्ट बैंक को छोड़कर जो जॉर्डन के कब्जे में था। ये उसके बाद दशकों तक चलने वाली हिंसक अरब इजरायली संघर्ष की एक शुरुआत हो गई। इस दौरान अरब बहुल देशों में रहने वाले कई यहूदियों को निकाल दिया गया जो इजराइल आ गए। 1967 में इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के बीच एक और युद्ध हुआ। 6 दिन का यह युद्ध जब खत्म हुआ तो इजराइल ने गोलान हाइट्स को सीरिया से छीन लिया। आप देख रहे हैं लगातार जब जब लड़ाई हुई तब तब इजराइल जीता और जीत के बाद उन्होंने कुछ इलाका अपने कब्जे में कर दिया और लगातार वो कब्जा बढ़ाते चले गए। वेस्ट बैंक को जॉर्डन से छीन लिया और गाजा को, साइनाई पेनिनसुला को मिस्र से छीन लिया। 6 दिन के उस युद्ध में इजराइल ने अपनी ताकत का डंका बजा दिया। इजराइल के हाथ में इसके बाद पूरा फिलिस्तीनी इलाका आ गया जिसमें पूरा यरूशलेम और उसके सभी पवित्र तीर्थ स्थल भी थे। इसके बाद इन इलाकों में रहने वाले फिलिस्तीनियों की जिम्मेदारी इजराइल के ही हाथों में आ गई, जिसके साथ वो सालों से लड़ रहा था। सन 78 में इजराइल और मिस्र ने अमेरिका की मध्यस्थता में एक अहम समझौता किया जिसे कैंप डेविड समझौता कहा गया। इस शांति समझौते के तहत इजराइल ने मिस्र से छीना वो बड़ा इलाका जिसे साइनाई पेनिनसुला कहा जाता है, वो मिस्र को वापस कर दिया। इस समझौते पर अरब दुनिया में बड़ा विवाद हुआ। अरब देशों की यही नाराजगी समझौता करने वाले मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या की वजह बनी। लेकिन इससे अरब इजरायली संघर्ष के घटने की शुरुआत हुई। अगले कुछ दशकों में बाकी अरब देश भी इजराइल के साथ शांति स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ने लगे। तो ऐसे लग रहा था कि अब थोड़ा सा पीस रेजोल्यूशन होगा, थोड़ी शांति आएगी इलाके में। ऐसा तो हुआ नहीं। फिलिस्तीनी इलाकों वेस्ट बैंक और गाजा पर इजराइल का कब्जा बने रहना इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की एक वजह बना रहा। 60 के दशक में एक अलग फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना के लिए बनी फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन फोर्स, जिसको PLO कहते हैं, उसने इजराइल से लड़ना शुरू किया। इसके तहत हिंसा का रास्ता भी अपनाया गया। PLO ने पूरे ब्रिटिश फिलिस्तीन पर अपना दावा लिया।
कि हटाओ इजराइल, हमारा जो ब्रिटिश पैलेस्टाइन है हमको वो वापस चाहिए। हिंसक लड़ाई सालों तक चली। इसके तहत सन 82 में इजराइल ने लेबनान तक पर हमला किया। वहां से पीएलओ को खत्म करने के लिए पीएलओ के नेता, जो इनके नेता थे यासिर अराफात, ये आपको ये याद होगा इतिहास जो पढ़ते हैं, भारत में भी ये कई बार आए थे, भारत से भी इनके अच्छे संबंध थे। फिलिस्तीन को बांटने वाली सीमा को मानने के लिए वो तैयार हो। एक तरफ से सब चल रहा था, उधर दूसरी ओर इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके में इजरायली लोग तेजी से बसने लगे। इन लोगों को सेटलर्स कहा गया। अब ये जो गाजा के पास जो इजराइल के लोग थे जिनको गाजा में वो लेकर के चले गए, ये वही सेटलर्स कॉलोनीज हैं। यहां पर गाजा और वेस्ट बैंक में उन्होंने अपने घर बना दिए उसके आसपास। कुछ धार्मिक वजहों से बसे, कुछ यहां इजराइल के कब्जे को मजबूत करने के लिए यहां पर बसे, कुछ यहां इजरायली सरकार द्वारा सस्ते घर मुहैया कराए जाने के कारण बस गए। इसके बाद इन सेटलर्स की रक्षा के लिए वहां इजरायली सैनिक तैनात होने लगे। इससे वहां मौजूद फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से बेदखल किया जाना शुरू कर दिया गया। इससे फिलिस्तीनियों का वहां बने रहना बहुत मुश्किल हो गया। यह सब 80s की बात। इससे फिलिस्तीनियों को अपना एक अलग देश का सपना और दूर जाता हुआ दिखाई दिया कि अब हम अपना कैसे विस्तार कैसे करेंगे। जो हम लोगों को एकदम ठांस दिया गया है वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में, गाजा पट्टी में, तो हम वापस कैसे विस्तार करेंगे। आज भी इस इलाके में हजारों सेटलर्स हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे गलत मानता रहा है समय समय पर। 80 के दशक के अंत में फिलिस्तीनियों की ये हताशा इंतिफादा की शक्ल में फूटी, जब उन्होंने देखा कुछ हो ही नहीं रहा है। इंतिफादा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है विद्रोह, रिवोल्ट। 83 से 87 के बीच में पहले इंतिफादा में फिलिस्तीनियों ने हिंसक विद्रोह किया। इजराइल ने पूरी ताकत से उन्हें कुचल दिया। पहले इंतिफादा में सैकड़ों इजरायली और हजारों फिलिस्तीनी मारे गए। इसी दौरान गाजा में फिलिस्तीनियों के एक ग्रुप ने पीएलओ को काफी उदार और धर्मनिरपेक्ष मानते हुए एक नए ग्रुप की स्थापना की जिसको आज हमास कहा जाता है, और इसी ने अटैक किया। अभी ये जो हुआ कुछ दिन पहले, ये एक हिंसक उग्रवादी संगठन था जिसका मकसद था इजराइल का खात्मा। 90 के दशक तक ये साफ हो गया था कि इजरायली और फिलिस्तीनी शांति की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और इसके तहत 1993 में ओस्लो समझौता हुआ। इसके तहत ये संभावना बनी कि इजराइल आगे धीरे धीरे फिलिस्तीनी इलाके से अपना कब्जा खत्म कर देगा और एक स्वतंत्र फिलिस्तीन देश बनने देगा, ताकि एक शांति वार्ता बने। ओस्लो समझौते के तहत फिलिस्तीनी अथॉरिटी का गठन हुआ, यानी कि पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी। इससे फिलिस्तीनियों को अपने माने जाने वाले इलाकों में शासन का कुछ अधिकार मिल गया। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही ओर जो कट्टरपंथी थे ना, यहां आती है समस्या, और वो लड़ाई का जड़ अभी भी है। तो ये जो कट्टरपंथी हैं दोनों तरफ, इजराइल और फिलिस्तीन में भी, इन्होंने ओस्लो समझौते को मानने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि ये क्या है, हमको पूरा चाहिए, ऐसे थोड़ी कि थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ लेकर के हम मान जाएंगे। तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। हमास ने इसके बाद आत्मघाती बमबारी शुरू कर दी और पूरी प्रक्रिया को बेकार करने की कोशिश की। इजराइल के दक्षिणपंथियों ने शांति वार्ताओं का विरोध करना शुरू किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री यात्सिक राबिन को देशद्रोही और नाज़ी करार कर दिया। यात्सिक राबिन ने जब दूसरा ओस्लो समझौता किया तो एक घोर दक्षिणपंथी इजरायली ने तेल अवीव में राबिन की हत्या कर दी। इससे यह साफ हो गया कि दोनों ही ओर के कट्टरपंथी शांति वार्ता को पटरी से उतारने के लिए हिंसा का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं और कर रहे थे, और इस संकट को लगातार बनाए रखे जा रहे थे, जिसका मकसद यह था कि दूसरे पक्ष का पूरी तरीके से खात्मा हो जाए, एकदम खत्म हो जाए, हमारा वर्चस्व कायम हो जाए। इसके बाद भी शांति वार्ता की कोशिशें चलती रही। सन 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मौजूदगी में दूसरा कैंप डेविड समझौता हुआ, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। सन 2000 से 2005 के बीच दूसरा इंतिफादा यानी कि विद्रोह शुरू हुआ। यह पहले इंतिफादा से भी ज्यादा हिंसक साबित हुआ। जब तक यह हिंसक विद्रोह थमा, तब तक 1000 इजरायलियों और 3200 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी थी। दूसरे इंतिफादा के बाद इस संघर्ष को पूरी तरीके से बदल दिया।
इसके बाद इजरायली लोग फिलिस्तीनियों को और भी ज्यादा शक से देखने लगे। उन्हें लगने लगा कि फिलिस्तीनी कभी शांति प्रिय हो ही नहीं सकते और इस वजह से कोई कोशिश भी नहीं करनी चाहिए उनके साथ शांति वार्ता करने की। इसके बाद इजराइल की राजनीति ने और दक्षिणपंथी मोड़ ले लिया, वो और राइट विंग हो गए। मतलब वहां की राजनीति जो है वो राइट विंग और अल्ट्रा राइट विंग, मतलब उनके यहां ऑपोजिशन भी राइट विंग होता। और फिलिस्तीनी बहुल इलाके जो थे वहां पर उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी और चेक पॉइंट बढ़ा दी ताकि फिलिस्तीनियों की आवाजाही पर काबू किया जा सके। इसके बाद इस संकट का हल और मुश्किल हो गया। फिलिस्तीनी भी हताश होने लगे। 2005 में इजराइल गाजा के पीछे वहां से पीछे हट गया। इसके बाद हमास वहां सत्ता में आ गया, लेकिन एक छोटे से गृह युद्ध के बाद हमास फिलिस्तीनी प्रशासन से टूटकर अलग हो गई। इससे गाजा और वेस्ट बैंक पर अलग अलग सत्ताएं स्थापित हो गई और वही आप आज देख रहे हैं। गाजा में हमास की और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की सत्ता है। इजराइल ने गाजा को काफी हद तक बंद कर दिया। वहां बेरोजगारी और गरीबी बहुत बढ़ गई। वेस्ट बैंक में इजराइल के सेटलमेंट्स काफी बढ़े हैं और इसके खिलाफ वहां विद्रोह प्रदर्शन आम हो गए। गाजा में हमास की लगातार इजराइल के साथ हिंसक झड़पें होने लगी हैं और इसी के नतीजे के तौर पर जो 3000 साल का जो इतिहास आपको बता रहे हैं, वो 7 अक्टूबर को अभी हमास ने इजराइल पर एक भयानक हमला कर दिया, जिसे उसने तीसरा इंतिफादा यानी कि सशस्त्र विद्रोह बताया है। तो हमने आपको पहला इंतिफादा बताया, दूसरा बताया और तीसरा। ये मैप जरा फुल फ्रेम आप देखें, ये जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है, ये बदलते नक्शे का इतिहास है कि किस तरीके से 1949 और 67 में कहां था इजराइल और पैलेस्टीन, और धीरे 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 ये बदल बदल के किस तरीके से इजराइल फैलता चला गया और फिलिस्तीन महज वो 2 सफेद गोले में बच करके रह गया है। ये पूरी जंग अभी भी जारी है। 75 साल की पुराना है, बीमारी है जो फलस्तीनी का प्रॉब्लम, ये सागा चलता रहेगा है। अगर आप 1947 मैप देख रहे हो तो वहां पर अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश आर्काइव सिर्फ वहां पर नाम फलस्तीन, आज का जो आप मैप देख रहे हो वो पूरा इजराइल हो गया था और सिर्फ 7% ऑफ द टेरिटरी वो फलस्तीन के वाले के अंदर हो गया था। और आप ये समझाना पड़ेगा लोग है, आपका 12 मिलियन फलस्तीन अभी तक है, जो उनकी 6 मिलियन के अंदर फलस्तीन के अंदर, और बाकी लोग जो रेफ्यूजीज है अभी उनका देश में वहां पर देश बनाने के लिए है नहीं है, क्योंकि वहां पर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो उन्होंने डिवाइड किया 55% ऑफ फलस्तीन वो इजरायली के यहूदी के लिए दे दिया था जो उनकी माइनॉरिटीज है, और जो मेजोरिटी फलस्तीनी वाले के उनके 45% दिया था डिवाइडिंग 2 स्टेट सोल्यूशन। लेकिन जब तक इजरायली का इंटेंशन है सिर्फ इजराइल बनना चाहते, तो इसलिए ये सरकारी में जो उसका सरकारी बना उसका पॉलिसी है, इर्रिस्पेक्टिव वेदर इट इज राइट विंग और लेफ्ट विंग, किसी के फर्क नहीं पड़ता। द ऑब्जेक्टिव इज वन, ये इजराइल सिर्फ है और फलस्तीनी का कोई हक है भी नहीं है, कोई मुल्क है नहीं है वहां पर। इसलिए ये प्रॉब्लम है, इट इज ऑक्यूपेशन, it is increasing of settlements, it is apartheid policy that they're following against the Palestinian। इसलिए ये ऐसी जुल्म है जो फलस्तीनी वाले के ऊपर इम्पोज किया था, इसलिए सब्जुकेटेड हर रोज में, इससे 75 साल हो गया। तो आज का जो आप देख रहे हैं ये हमास कौन है? हमास का ये इज द क्रिएशन ऑफ इजराइल। इजरायली वाले का उन्होंने 60% ऑफ वेपन है, बंदूक है जो आ गया था, इट इज फ्रॉम द इजरायली सेटलर, क्योंकि दे वांटेड टू हैव अल्टरनेटिव टू द पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO। तो आज खबरों की खबर में इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।